नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर SP दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आज आप लोगों से खास करके बात करूंगा इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में। ये टर्म इन दिनों बहुत सारे लोगों में एक दहशत सा फैला हुआ है कि मुझको डायबिटीज़ है, मुझको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, डॉक्टर ने बोला, या मुझको पॉलीसिस्टिक ओवारी है, मुझको फैटी लीवर है, ओबेसिटी है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्टेरॉल है। ये जितने भी आजकल के सबसे सारा ज़िंदगी दवाई लेने वाले बीमारी है, सबके पीछे इंसुलिन रेजिस्टेंस या IR इसका एक बहुत ही अच्छा रोल रहता है। ये आजकल हम लोग सब जान चुके हैं क्या ये है, कैसे ये होता है, क्यों ये होता है, कैसे इसको कम किया जाए। और होम्योपैथी में कि ऐसा कोई दवाई है जो हम लोग बहुत दिन तक कंटिन्यू करने पर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाए, और कैसे कम हो जाए, खाली दवाई से ही कम हो कि नहीं हो, इसके लिए हम लोग आज इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनेंगे। और अगर आपके कुछ नियरेस्ट एंड डियरेस्ट फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या आप खुद पेशेंट हैं तो आपको तो ज़रूर ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर सुनना है। तो आइए शुरू करते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे आपको YouTube में वीडियोस, सोशल मीडिया में वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझाया जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा जितना इजी तरह से आप लोगों को समझाया जाए। सबसे पहले आप लोग जानते हैं जो भी खाने में हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है डाइजेशन के बाद, वो होता है शुगर। जो उसका ग्लूकोज पार्ट है जो आपका ब्लड में मिल जाता है, जब जाके वो सेल में जितने भी कोशिकाएं हैं, आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, वो डाइजेशन हुआ, ग्लूकोज उसका आपका शरीर में ब्लड में एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर ब्लड में एब्जॉर्प्शन होने के बाद अब वो सेल में घुसेगा, किसी के भी कहीं के भी सेल्स में वो घुसेगा, चाहे वो लिवर का हो, चाहे वो शरीर के किसी भी जगह पे हो। तो ये जो शुगर जब आपने खाया और वो जो ब्लड से चलता हुआ सब कोश में जाएगा, और कोश जो है जितने भी सेल्स हैं, वो कोशिकाएं हैं जो वो सेल शुगर को खाएगा, शुगर को वो लोग यूटिलाइज करेंगे। इसका काम करता है हम लोगों का पैंक्रियास से निकला हुआ जो फेमस हार्मोन है इंसुलिन। तो इंसुलिन जब आप कार्बोहाइड्रेट जितना खाते हैं उस टाइम जितना आपका ज़रूरत शरीर में नीड होता है उसके हिसाब से निकलता है। उसके हिसाब से निकलने के बाद तब जाके वो इंसुलिन जितने भी आपके ग्लूकोज है शरीर में ब्लड में घूमते हुए उसको यूटिलाइज करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल साइंस में पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। यही इंसुलिन अगर ले जाए सिग्नल, एक इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे भी आपका सेल्स है, कोशिकाएं हैं, उसके ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर्स बने रहते हैं। उस इंसुलिन रिसेप्टर्स तक ये जो हार्मोन है ये सिग्नल देगा कि अभी ग्लूकोज लेके कोई आ रहा है, तुम उसको यूटिलाइज कर लो, चाहे खा लो इसका या उसका बर्न आउट कर दो, कुछ भी कर दो। लेकिन क्या होता है, जब भी हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाते हैं तब ये रिसेप्टर्स काम नहीं करते। कोशिकाओं के ऊपर जो रिसेप्टर्स बने होते हैं ये काम नहीं करते। इंसुलिन तो आपका ठीक ही निकल रहा है शरीर में, जितना इतना दिन तक निकल रहा था, जब तक आप डायबिटिक नहीं थे तब तक आपका जो इंसुलिन आपके शरीर में निकल रहा था, जितना टाइम पे, जितना खाने पर जितना आप इंसुलिन आपका निकल रहा था उतना ही आज निकल रहा है। लेकिन वो जो जहाँ पे वो सिग्नल देगा कि मैं ये सिग्नल भेज रहा हूँ कि ग्लूकोज आ रहा है, तुम इसको बर्न आउट या ईट आउट, इसको वॉश आउट, कुछ भी कर दो, वो रिसेप्टर्स वहाँ पे काम नहीं करता है। एक ब्लॉक टाइप का, एक मार्क्स टाइप का बन जाता है। इसको हम लोग तब बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि क्यों ये होता है और कैसे ये होता है। सपोज आप लोग मान लीजिए जो भी सेल्स आपके हैं उनके जो सेल वॉल है उसके ऊपर अगर ये इंसुलिन रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, तो वहाँ पे अगर कोई चर्बी जम जाए, फैट डिपोजिशन हो जाए, सेल वॉल्स आप जानते हैं फैट से बनता है, और फैट अगर आपके शरीर में एक्सेस हो जाए तो वो जो रिसेप्टर्स है वो मास्क्ड हो जाएंगे, वो ढक जाएंगे, कवर्ड अप हो जाएंगे, तब ये इंसुलिन का सिग्नल उन तक नहीं पहुंचेगा, तब जाके ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। या कुछ कारण से आपका जैसे इन्फ्लामेशन आपके शरीर में है, बहुत दिन तक, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या पॉलीआर्थराइटिस या
बहुत दिन तक कोई भी स्ट्रेस या कोई भी ऐसा बीमारी आपके शरीर में चल रहा है जिसके कारण आपके शरीर में रिपीटेड इन्फ्लामेशन हो रहे हैं, सेलुलर डेथ हो रहे हैं, ये क्रॉनिक एक स्टेट है। ये आपको पता नहीं चलेगा कि मुझको बुखार तो नहीं आया, दर्द तो नहीं हुआ, क्यों फिर मेरा इन्फ्लामेशन हाई हो रहा है। जैसे रियूमाटॉइड आर्थराइटिस, सोरियासिस, ये सब जो क्रॉनिक डिजीज़ है, या क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, क्रॉनिक पॉलीआर्थराइटिस, जितने भी ऐसे डिजीज़ है, एंड क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होता है, हर रोज आपको स्ट्रेस होता है, हर 1-2 दिन बाद आप एंजाइटी पैनिक अटैक में जूझ रहे हैं, ऐसे करके सालों आप चल रहे हैं। ये रिपीटेड, ये सब चीज़ होता है रिपीटेड इन्फ्लामेशन। दीज आर द थ्रेट्स फॉर ह्यूमन बॉडी। रिपीटेड इन्फ्लामेशन होते होते सेल्स में, जो सेल का जो बाहर में जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं वो डैमेज होता है, फिर भी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। इन सब कारणों से जब जाके हम लोग अगर इसको समाप्त करें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का कारण क्या है, नंबर 1 ओबेसिटी, मोटापा एक सबसे बड़ा कारण है। नंबर 2 जो है सेडेंटरी लाइफ, हम लोग काम बहुत करते हैं लेकिन बैठे हुए करते हैं, हम लोग चलते नहीं, हम लोगों का जो फिजिकल एक्टिविटी है ये बहुत कम हो गया है। सेडेंटरी लाइफ जो आजकल शहरों में मेरा आपका सबका प्रॉब्लम है, ये एक कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस के, क्योंकि इसमें विसेरल फैट, मतलब लीवर, हार्ट, किडनी, जो विसेरा हम लोग मेडिकल साइंस में इसको बोलते हैं ऑर्गन फैट, ये बहुत ज़्यादा जमता है। और विसेरल फैट जमने का जो अलार्म है, सपोज किसी को फैटी लीवर है, लीवर के अंदर और बाहर भी बहुत सारा चर्बी जम चुका है, किसी को इकोकार्डियो में इकोकार्डियो किया गया और दिखा गया कि हार्ट के बाहर बहुत सारा फैट है, अंदर तो है ही, उसमें तो ब्लॉकेज होगा ही, बाहर भी बहुत सारा फैट्स है। इसमें क्या होता है, विसेरल फैट अगर आपका है तो आपका श्योर आपका जो सेलुलर फैट है, जो सेल्स आपके उस ऑर्गन के अंदर है, वहाँ पे भी फैट बहुत ज़्यादा है, तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का चांसेस है। इसके बाद आता है स्ट्रेस मैंने पहले ही बोल दिया कि क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी स्टेट होता है। हाँ, तुरंत तो 1-2 महीने, 3 महीना, 4 महीने का स्ट्रेस से तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सालों अगर आप स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, उसके साथ आप स्ट्रेस को कम करने वाला कोई भी ट्रीटमेंट या पद्धति नहीं अपनाते हैं, उतना अच्छा लाइफस्टाइल आपका, एक्सरसाइज वगैरह या ओबेसिटी कंट्रोल आपका अच्छा नहीं है, तो भी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो एकदम कम उम्र के होते हैं, यंग 25 से लेके 35 के भीतर, यंग जनरेशन मेल फीमेल में डायबिटिक हो जाते हैं। वो लोग क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि मुझको इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे हुआ, मैं डायबिटिक क्यों बना। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है कि हम लोग आजकल हम लोग गलती कर चुके हैं कि हम लोग जो स्टूडेंट लाइफ है, कॉलेज लाइफ है, इसमें हम लोग एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ाई पे मन है हम लोगों का, उसके बाद मोबाइल है, टीवी है, कि हम लोगों का जो एक्सरसाइज उस यंग एज में करना चाहिए, उस एज में हम लोग का एक्सरसाइज नहीं होता है। इससे क्या होता है, हम लोग ओबेस तो नहीं है, फिर भी इंसुलिन रेजिस्टेंस ग्रो करता है और बहुत ही कम उम्र में हम लोग डायबिटिक हो जाते हैं। मेल फीमेल में, बोथ फीमेल में पॉलीसिस्टिक ओवरी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने का, लगभग 40 से लेके 50% ऑफ इंडियन रिप्रोडक्टिव एज का जो फीमेल है उसमें आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया जाता है और पॉलीसिस्टिक ओवरी पाया जाता है। इसका भी यही एक कारण है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, सेडेंटरी लाइफ और ये सब। इसके बाद हम लोग आते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आपको हो तो आपको कैसे पता चले कि मुझको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, क्योंकि जो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसका अगर कुछ सालों ऐसा कंटिन्यू किया जाए तो उसका हाई डायबिटिक या पॉलीसिस्टिक ओवरी या फैटी लीवर या डिसलिपिडीमिया, कोलेस्टेरॉल बढ़ जाना, हार्ट का प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है। तो कैसे मुझको पता चले कि मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस हूँ कि नहीं हूँ? पहले तो आप अगर ये रिस्क ग्रुप में पढ़ते हैं कि आपको ओबेसिटी है, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आपका हार्ट का प्रॉब्लम है, कोलेस्टेरॉल का प्रॉब्लम है, डिसलिपिडीमिया है, शुगर थोड़ा सा है, तो आपको मान लेना चाहिए कि मुझको इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अगर आप इस रिस्क ग्रुप में नहीं पढ़ते हैं तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है कि नहीं है, ये जानने के लिए आपको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करना पड़ेगा, फास्टिंग इंसुलिन लेवल आपका चेक कराना पड़ेगा और आपका जो लिपिड प्रोफाइल है ये चेक कराना पड़ेगा। उसमें देखा जाता है कि
ट्राइग्लिसराइड्स बहुत हाई होता है और एचडीएल जो गुड फैट होता है हम लोगों का ये कम होता है। ऐसे करने से ये सब बैक कैलकुलेशन एक मेथड्स होता है, इससे हम लोगों को पता चलता है कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है और है कि नहीं है। फीमेल में खास करके मैं बार बार एम्फसाइज करूँगा, कोई फीमेल उसका एज कुछ भी हो, 13 हो, 14 हो, 12 हो, एकदम प्यूबर्टल जो एज होता है, फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन होता है, मेनार्की जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ से ही लेके इंसुलिन रेजिस्टेंस आजकल फीमेल्स में पाया जा रहा है। बहुत खतरनाक एक साइन है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरी अगर ठीक नहीं होता है लॉन्ग टर्म 15-20 साल बाद, थोड़ा एजेड हो जाने के बाद या मेनोपॉजल एज के करीब आने के टाइम में, उसमें शुगर या ओवरियन और कोई प्रॉब्लम, यूटेराइन प्रॉब्लम, इवन ओवरियन कैंसर तक होने का चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस एक ऐसा बात है कि अगर आप लगातार सालों तक उसको लेके चलते हैं तो सेल एक समय जो शुगर के लिए रिस्पॉन्स नहीं करता था, वो सेल हेवी होते होते उसका अंदरूनी पार्ट में भी डैमेज हो जाएगा और फिर उसका जो न्यूक्लियस है सेल का, जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशंस एंड न्यू डीएनए फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे भी आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर जाके वहाँ से कैंसरस जो म्यूटेशन होता है हम लोगों का सेल के अंदर, ये होने का चांसेस भी बढ़ा जाता है। इसीलिए देखा गया है कि कम एज में इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आप हैं तो एडवांस एज में कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसीलिए बोला जाता है ओबेसिटी इज डायरेक्टली लिंक टू हाई चांसेस ऑफ कैंसर। इसके बाद जो हम लोगों का मेन जो टॉपिक है कि होम्योपैथी क्या कर सकता है। होम्योपैथी बहुत कुछ कर सकता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि होम्योपैथी एक होलिस्टिक साइंस है। होम्योपैथी मेडिसिन्स आप कभी भी, खास करके पोटेंटाइज मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन का 30 या 200 पावर आप ऐसे ही यूट्यूब में किसी से सुन के या किसी से बात करके या कहीं से भी आप, उस डॉक्टर ने यूट्यूब ने बोला था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए इस मेडिसिन का 200 पावर 3 महीना लो, ऐसा मत कीजिए। होम्योपैथी में अगर आप कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट हम लोग जिसको बोलते हैं, मेरे चैनल पे वीडियो है होम्योपैथी के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होम्योपैथी क्या है इसके ऊपर आप देख लीजिएगा कि होम्योपैथी में अगर आप डायरेक्टली ठीक करना चाहते हैं आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन आज जो ये वीडियो है इसमें हम मेंशन करेंगे कुछ मदर टिंचर, कब वो कैसे आप ले सकते हैं। ये आप लगातार 3-4 महीना 6 महीना ले सकते हैं और लेने के बाद आप घर में ही ठीक कर सकते हैं कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो। लेकिन इसके लिए आपको इमीडिएट कोई अच्छा डॉक्टर को दिखाना जरूरी नहीं होता। इसका साइड इफेक्ट और इसका सिलेक्शन उतना टफ नहीं है। जो भी मैं अभी बताने जा रहा हूँ, जो भी गाइडलाइंस मैं बताने जा रहा हूँ, उसके हिसाब से अगर आप लेते हैं तो बहुत ही आपको आराम मिलेगा। सबसे फर्स्ट जो हम लोगों का मदर टिंचर है दैट इज़ कुकुरमा लौंगा। कुकुरमा लौंगा मदर टिंचर आप ले सकते हैं। अगर आपका कुछ भी एक्सेसरी प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका स्ट्रेस रहता है ज़्यादा, स्ट्रेस अगर आपका ज़्यादा है, इसके लिए आपको नींद नहीं आना, स्ट्रेस के जितने भी सिम्टम्स है, पैल्पिटेशंस वगैरह या एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स बार बार होता है, इसके साथ आपको थोड़ा ओबेसिटी है और आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझको इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने का कोई एक नेचुरल मेडिसिन चाहिए, तो आप कुकुरमा लौंगा ले सकते हैं। इसके बाद आता है जिंजीबार ऑफिशिनली। जिंजीबार ऑफिशिनली अगर आपका गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम बहुत दिन से है, उसके साथ आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो साइड इफेक्ट्स है, इसका इफेक्ट्स वगैरह कुछ आपको हो रहा है, तो आप जिंजीबार ऑफिशिनली मदर टिंचर ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका डिसलिपिडीमिया है, कोलेस्टेरॉल हाई है, ट्राइग्लिसराइड हाई है, गुड कोलेस्टेरॉल एचडीएल कम है, तो आप 2 मदर टिंचर है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। नंबर 1 एलियम सटाइवा मदर टिंचर, नंबर 2 गुटेरिया गाउमेरी मदर टिंचर। इस दोनों को आपको मिक्स नहीं करना है, अलग अलग लेना है। जो भी पेशेंट्स डायबिटिक है, उसके साथ डिसलिपिडीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का प्रॉब्लम है, वो भी ले सकते हैं। और जो प्री डायबिटिक है, अभी पता चला कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हाई है, मुझको थोड़ा सा शुगर है, उतना ज़्यादा नहीं है, प्री डायबिटिक के रेंज में मैं पढ़ता हूँ, ओबेसिटी है, तब आप अगर कोलेस्ट्रॉल में आपका चेंजेस आया है, डिसलिपिडीमिया हुआ है, तो आप एलियम सटाइवा मदर टिंचर और
गुटेरिया गाउमेरी मादर टिंचर आप यूज़ कर सकते हैं। एलियम सेटाइवा मादर टिंचर्स के साथ आप दूसरा कोई मादर टिंचर मिक्स नहीं कर सकते। और एलियम सेटाइवा को छोड़ के जो भी मैं यहाँ पे और दूसरा मादर टिंचर्स मैं बोल रहा हूँ उसको आप एक के साथ 2 या 3 या 4 मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद आता है, अगर आप जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का सबसे बेस एंड कोर प्रॉब्लम होता है ओबेसिटी, अगर आप ओबेसिटी से जूझ रहे हैं, आपका ओबेसिटी कंट्रोल नहीं हो रहा है, डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी आपको एक मेडिसिन लेना है जिसका एकदम ही लेस साइड इफेक्ट हो, तो होम्योपैथी में सबसे अच्छा जो मेडिसिन है फाइटोलक्का बेरी मादर टिंचर। फाइटोलक्का बेरी मादर टिंचर आप ले सकते हैं। इसके साथ खास करके अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है, थायराइड के कारण ओबेसिटी है, थायराइड का मेडिसिन भी चल रहा है, फिर भी ओबेसिटी आपको कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो आप फाइटोलक्का बेरी और फ्यूकस बेस मादर टिंचर दोनों को मिक्स करके ले सकते हैं। इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जितने भी मादर टिंचर्स मैंने यहाँ पे बताया, इसको आपको अगर आप मिक्सचर करके लेते हैं या सिंगल मादर टिंचर लेते हैं, मिनिमम डोज है 10 बूंद करके दिन में 3 टाइम खाने के बाद 2 चम्मच गुनगुने पानी में, और मैक्सिमम डोज इसको आप 15 से लेके 20 बूंद तक कर सकते हैं। कोई भी मादर टिंचर सिंगल हो या 2 या 3 या 4 मादर टिंचर का मिक्सचर हो, मिक्सचर का भी डोज और सिंगल का भी डोज शुड नॉट बी मैक्सिमम 20 ड्रॉप एट ए टाइम, और दिन में 3 बार मतलब 60 ड्रॉप्स से ज़्यादा आपका होना नहीं चाहिए। और जब भी आप मादर टिंचर लीजिएगा, आपको 2 चम्मच गर्म गुनगुने पानी में खाने के 5-10 मिनट बाद आप लेने से बहुत ही अच्छा फायदा होगा। इसके बाद भी अगर आपको और भी हायर कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें जो मेरा नंबर है व्हाट्सअप कीजिएगा दोस्तों, कॉल मत कीजिएगा। मैं हर व्हाट्सअप का और कमेंट्स भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं हर कमेंट्स का आंसर देने का कोशिश करता हूं। और कॉन्स्टिट्यूशनल जो ट्रीटमेंट, क्रॉनिक ट्रीटमेंट 6 महीना 1 साल चलता है पूरा सिम्टम्स लेके, उसके साथ ये मादर टिंचर्स भी हम लोग देते हैं और सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है। तब भी डायबिटीज़ भी कंट्रोल होम्योपैथी में होता है, डिसलिपिडीमिया भी कंट्रोल होम्योपैथी में बहुत अच्छा होता है। एलोपैथी मेडिसिन खाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। ब्लड प्रेशर हो, ब्लड शुगर हो, कुछ भी आपका स्ट्रेस रिलेटेड है, सब कुछ होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा रिलीफ आपको मिलेगा। क्योर भी लगभग हो जाता है अगर आप अच्छा डॉक्टर चुनते हैं और अच्छा ट्रीटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथी ट्रीटमेंट आप लेते हैं। इसके बारे में और भी कुछ जानने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।